Smart and legal guidance. Download the application now. कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज के हम सेशन के अंदर हमारा ये सेकंड सेशन है और सेकंड सेशन के अंदर हम सारी चीजें कवर अप करेंगे और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आप लोगों को जो सीआरपीसी का हमारा टॉपिक रहेगा, सीआरपीसी का जो एक ओवरव्यू रहेगा, मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कल का आप रिवाइज करके आए थे सभी लोग? सभी लोगों ने कल की क्लास का अपना रिवाइज करा है? जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो सारी चीजें निभाई हैं, करके आए हो? धोखाधड़ी तो नहीं करोगे? तो कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था ना कि पुलिस जो है फिर पहले सर्च करेगी अक्यूज पर्सन को, सर्च करने के बाद फिर वो अक्यूज अगर मिल जाता है अक्यूज को अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट करने के बाद में अक्यूज भागा भागा जाएगा बेल के लिए कि जैसा साहब मुझे बेल दी जाए, पुलिस ने मेरे को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जब पुलिस वाले अक्यूज को अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले जो है ना उस पर्सन को सर्च करते हैं कि भाई उसके पास में कोई चाकू तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है। फिर वो जो सर्च करने के बाद में हथियार होता है, नाइफ होता है, वो बरामद करा जाता है, सीज करके रखा जाता है पुलिस के द्वारा। इस चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ और बातें भी पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड व्यक्ति होगा उसके साथ कैसे हम ट्रायल शुरू करेंगे, और अगर कोई भी व्यक्ति अपना अफेक्ट कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, इसके बारे में भी मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बात बताई थी। अगर कोई भी व्यक्ति अपना जो है केस को ट्रांसफर कराना चाहेगा कि जैसा ये वाले जैसा बिके हुए हैं, ये जैसा मेरी बात को ढंग से सुन नहीं रहे हैं, ये जैसा मेरे केस को मेरिट पे नहीं सुन रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता भाई इनके साथ मेरा वास्ता बने, मेरा केस आगे कैरी फॉरवर्ड जाए, मैं नहीं चाहता। तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? फिर हमने कहा था कि डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी मैंने ड्रग्स के लिए आपको बात करी थी, और जो हमारी अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है कि केस खत्म हो गया, कैदी जो अपने सजा काट के आ गया और कैदी कह रहा है जैसा पुलिस वाले ने जो मेरी 1000 बॉटल्स दारू की सीज करके रखी हुई थी, जैसा मैं उसकी सजा तो काट के आ गया हूं, अब पुलिस वालों को बोलो मेरी बॉटल वापसी करे, वो ड्रग्स का पैकेट मेरे वापसी करें, तो क्या इसको वापसी करे जाएंगे? आप खुद ही बताओ, क्या वापसी होंगे? नहीं होंगे भाई, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। एम आई क्लियर? चलो, ये सब कहानी हमने पढ़ी थी। मैंने ना एक नोट्स की फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करी है, वो नोट्स की फाइल मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के सेशन के अंदर आप जो लोग हैं जो ये सेशन पे हैं वो बहुत लकी रहेंगे और आपको बहुत कंप्लीट ओवरव्यू मैं सीआरपीसी का प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब ज्यादा देरी ना करते हम सीधा नोट्स के ऊपर चलते हैं। ये नोट्स आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो गए हैं, ठीक है, ये नोट्स आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड हो गए हैं और इस नोट्स को थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे चीजों को। अब हम एक कदम आगे चला रहे हैं। कल तो हमने अपना ऑफेंसेस अगेंस्ट थेफ्ट के बारे में बात करी थी कि चोरी का जब मुकदमा होता है उसके बाद हमारा जो क्रिमिनल प्रोसेस होता है वो कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट का जन्म, कोर्ट किस किस तरह की होती हैं, ये कल हमने देखा था। हाँ है ना? किस किस को याद है ये चीज? कितने तरह की कोर्ट होती हैं? दो लोग होते हैं ना, एक तो एग्जीक्यूटिव वाले और एक अपना जुडिशियल वाले। यही मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी, एक एग्जीक्यूटिव वाले और एक अपना जुडिशियल वाले। एग्जीक्यूटिव वाले कौन होते हैं? एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं। जुडिशियल वाले, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एमएम, सीएमएम, सीजेएम और एसीएमएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट के जजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें हमने पढ़ी थी कल की क्लास के अंदर। चलो जी, ये भी मुझे याद हो गया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एग्जीक्यूटिव वालों के पास क्या पावर होती है? क्या चीज की पावर होती है? अपराध होने से रोकना। ये काम किसका होता है देख रेख करने का? एग्जीक्यूटिव का होता है। क्या मतलब हुआ? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एक बार अपराध हो गया, अब काम सारा का सारा किसके ऊपर आएगा? जुडिशरी के ऊपर आएगा। ये सभी लोग अब डील करेंगे कि अपराध अब हो चुका है, अब हम कैसे आगे प्रक्रिया कानून की बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है। चलो जी, फिर अब इसके बाद में जो ये एग्जीक्यूटिव वाले हैं इनका काम क्या है? अपराध को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव का होगा। तो इसके लिए हमारे सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजंस हमें बता रखे हैं, ठीक है। ये ना मेरी कॉपी के अपने चार्ट्स बना रखे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सीधा चार्ट्स की फोटो खींच के स्कैन करके आपको अगर मैं ये चीज प्रोवाइड करा दूंगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे चार्ट्स अपनी कॉपी में कैसे कैसे तरह से बनाने हैं। अब मैं ऐसे आपको डिक्टेट करूं, ऐसे बोर्ड के ऊपर बना के दिखाऊं, तो थोड़ा अजीब भी आपको लगेगा और आपको समझने में आसानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैं अपनी कॉपी में चार्ट्स अपने कैसे प्रिपेयर करूंगा। अगर आपको ऐसे ही अपनी पीडीएफ निकाल के नोट्स बना के अपनी रखने हैं, वेल एंड गुड। नहीं रखना, आपको लगता है कि नहीं सर की राइटिंग बेकार है, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी है, मेरी राइटिंग सर से ज्यादा अच्छी है, मैं तो अपने अच्छे नोट्स चार्ट बनाऊंगा, वो भाई आपके लिए। ये चार्ट्स आपके कब काम आएंगे? जैसे ही आपका 3-4 दिन बाद प्रीलिम्स का पेपर होगा तो ये चार्ट्स आपके तब काम आएंगे। नहीं समझे मेरी बात? ये चार्ट्स आप लोगों के लिए तब काम आएंगे, ठीक है। तो प्रिवेंटिव
यानी कि एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स दे रखी है हमारे को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये हमारी प्रिवेंटिव एक्शन, चैप्टर नंबर 11 ऑफ द सीआरपीसी, पीस एंड गुड बिहेवियर, चैप्टर नंबर 8 सीआरपीसी, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर नंबर 10 सीआरपीसी। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं पुलिस वालों को टिप मिली, जैसा ऑफिसर फोन करके, ऑफिसर आपको पता है ए नाम का व्यक्ति है, वो ना बी का मर्डर करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, कल वो बी का मर्डर कर देगा। ठीक है, या वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, कल वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा ही करेगा। या वो एक बहुत बड़ी रॉबरी का प्लान कर रहा है, कल वो रॉबरी करेगा ही करेगा। तो अब ऐसे केस में पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, चलो कोई बात नहीं यार, ए नाम के व्यक्ति को पहले चोरी करने दो, अच्छा पहले मर्डर करने दो, या अच्छा रॉबरी करने दो, उसके बाद हमारे पास एफआईआर दर्ज होगी, हम तो तब काम करेंगे भाई, हमारे को उससे पहले कोई काम नहीं करना, हमारे को उससे पहले कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो क्या ऐसे चलेगा काम, बताओ जरा, ऐसे चलेगा क्या? या फिर सीआरपीसी के अंदर हमारे कानून की प्रक्रिया में एक ऐसा भी काम होना चाहिए कि पहले से पहले पुलिस को जब टिप मिलती है, कोई रिपोर्ट मिलती है या कोई चीज पता लगती है, तो पुलिस वाले अपना आगे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, बताओ जरा, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, हाँ, तो पहले से पहले अगर पुलिस को जानकारी मिल रही है तो हमारे सीआरपीसी में कानून के अंदर प्रावधान है, पुलिस भागी भागी जाएगी, ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। कौन से प्रोविजन में अरेस्ट करेगी? सेक्शन नंबर 151 हमारा सीआरपीसी का पुलिस वालों को यह मान्यता देता है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 149 में से लेके 153 तक ये गवर्न करा जाता है। ठीक है, पुलिस के पास ये पावर है, सीधी बात है, कोई समझ में? चलो, अब ये होती है एक तरह से कोर्ट की पावर होती है, ये होती है हमारी कोर्ट की पावर। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है, छोटा मोटा आपने अपराध कर दिया, अरे दो गलियों में लड़ाई नहीं होती, हमारे घर के बाहर दो लोग लड़ रहे हैं, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को घुसे घुसे मार रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से पब्लिक पीस खराब हो रहा है, नहीं हो रहा? बट आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा अपराध है कि बंदों को जेल में बंद कर देना चाहिए? बताओ जरा, आपको लगता है कि इतना बड़ा अपराध है? भाई दो पड़ोसी में आपस में बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दो लोग आपस में खड़े हुए हैं, बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हाँ है ना? हालांकि अगर मैं आईपीसी के मुताबिक बात करूं, आपस में पब्लिक प्लेस पे दो लोग जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो इसको हम कौन सा अपराध बोलते हैं? 159 आईपीसी, इसको बोला जाता है एफरे। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं ना, दो लोग आपस में पब्लिक प्लेस पे लड़ रहे हैं ना, एफरे होता है, इसमें शायद सजा 1 महीने की है बस, ठीक है, 1 महीने की सजा है, बट वो सारी बातें भी छोड़ो। पर एक बात बताओ, इतनी बड़ी सजा होगी क्या कि भैया जेल में बंद कर दो? इसीलिए इतनी बड़ा इसको सजा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि पुलिस वालों ने क्या कर दिया, कलंदरा काट दिया। ये लोकल वर्ड होता है हमारा, कलंदरा। अगर जो लोग वकील लोग हैं वो इस बारे में शब्दों को जानते होंगे। कलंदरा, तुम्हारे खिलाफ तो पुलिस ने कलंदरा काट दिया। कलंदरा का मतलब होता है, पहले तो 151 में पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया कि भाई दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस वालों ने सोचा कि आपस में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, चाकू वाकू भी मार देंगे या फिर बहुत बड़ा अपराध भी कर देंगे। तो वैसे केस में 151 में तो पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि ये आगे को इनका बड़ा अपराध ना हो, पहले अरेस्ट कर लो। समझ में आ गई जो अभी हमने यहां पे सीखा? प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसे बोलते हैं। फिर 107 में मैजिस्ट्रेट के आगे भैया खड़ा कर दो। मैजिस्ट्रेट कौन से वाले? ये क्या काम हो रहा है? 151 में पुलिस ने अरेस्ट क्यों करा है, पहले तो मुझे बताओ। 151 में पुलिस ने अरेस्ट इसलिए करा है ताकि अपराध कोई आगे बढ़े, आगे चल के कोई अपराध ना कर पाए, हाँ है ना? तो ये क्या काम हो गया? एग्जीक्यूटिव काम हो गया। क्या कौन सी पावर आ गई? एग्जीक्यूटिव पावर आ गई। अब जब ये अरेस्ट इसलिए कराए भी, अपराध हुआ नहीं है, अपराध को रोकने के लिए ये अरेस्ट करा गया है, तो यार यहाँ पे जो कलंदरा जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे? आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे कार्रवाई चलाने के लिए आगे? ऑब्वियसली अपना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास हमारा जो ये पावर दे रखी है 106 से लेके 124 के अंदर, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर दे रखी है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कलंदरा कलंदरा क्या बोल रहे हैं सर? ये भाई कलंदरा यार ये लोकल वर्ड होता है। कलंदरा का मतलब ये होता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ प्रिवेंटिव अरेस्ट का एक्शन लिया है और 107 के सामने तुम्हारे को कोर्ट में खड़ा करा जाएगा। 107 में कोर्ट तुम्हारे पे बॉन्ड भरवाएगा कि भाई देखो आगे से लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर आगे से लड़ाई झगड़ा करते हुए पाए गए तो ऐसे केस में तुमने जो बॉन्ड हमको भर के दे रहे हो ना, फिर हम तुम्हारे पर एक्शन लेंगे, तुम्हारे को जेल में बंद कर देंगे। तुम्हारे एक तरह से तुमने हमारा एग्जीक्यूटिव के मैजिस्ट्रेट का दिए गए ऑर्डर का उल्लंघन करा है। तो 107 में धमकी दी जाती है। धमकी इन द सेंस नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा मैं, एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति के मन में डर पहुंचाया जाता है कि अगर अगली बार मैंने ऐसे लड़ाई झगड़ा करा खड़े होके रोड पर या किसी के साथ भी, तो मेरे ऊपर तो पहली बॉन्ड मैंने साइन करा हुआ है। तो एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल का, 6 महीने का टाइम पीरियड होता है
कि इतने टाइम का आप मुझे बॉन्ड भर के दो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तुम मुझे को प्रॉमिस कर रहे हो कि जज साहब आप मुझे प्लीज अभी छोड़ दीजिए, मैं जो है आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? किसी को कंफ्यूजन हुई हो? सिंपल सी बात है। फिर एक होता है अपना पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फोन आया, ऑफिसर आप जिस जिले में पोस्टेड हो, आपको पता है वहां पे बहुत सारे झुंड जो है, भीड़ जो है, दंगे फसाद करने का प्लानिंग कर रहे हैं, दंगे फसाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, दंगे फसाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर दंगे फसाद हो गए तो बहुत ज्यादा झुंड जो है, भीड़ आ जाएगी, एक दो जो दो ग्रुप है वापस में लड़ाई झगड़े करने शुरू हो जाएंगे। तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या कोई एक्शन लेंगे? या तो एक्शन ले सकते हैं कि बैरिकेडिंग कर दी जाए, वाटर कैनन छोड़ दिया जाए, पानी छोड़ दिया जाए, टीयर गैस छोड़ दी जाए, या फिर ये भी ऑर्डर कर सकते हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग झुंड बना के नहीं खड़े होंगे, अगर खड़े होंगे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ है ना? तो ये सारे ऑर्डर्स कहां से पास होते हैं? कौन पास करता है? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं? नहीं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम कब आएगा? जब एक बार अपराध हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, उसके बाद किसी को चोट वोट लगेगी, मर्डर होगा, कोई दुकान की लूट होगी, XYZ, ठीक है, तो ये काम जब आएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम कब है? अपराध होने से रोकना, बैरिकेटिंग कर देना, वाटर कैनन छोड़ देना, पानी छोड़ देना, XYZ जो अब हम देखते भी होंगे, ठीक है। हाँ, स्ट्राइक भी करते हैं तो उसको भी हटाने का ऑर्डर पास करा जाता है, उसकी भी अपनी अलग सजाएं होती हैं कि आईपीसी के अंदर ये चीजें भी मेंशन है कि भाई एक बार आपको पुलिस ने ऑर्डर कर दिया है, इसको बोलते हैं, देखो 5 या ज्यादा लोग, अगर मैं 5 लोगों की बात करूं, अगर इनका मोटिव है कि हमें कोई अपराध करना है या हमें कोई भी डायरेक्शन दी गई है कानून की, उसको तोड़ना है, उसको उल्लंघन करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ जरा, कॉमन सेंस से बताओ। किसी ने आईपीसी पढ़ रखी होगी तो बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन नंबर 141 ऑफ आईपीसी। हाँ है ना? समझ में आ गई मेरी बात? अब एक हमारा आता है सेक्शन नंबर 143 है या 144 है आईपीसी का, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये 143 और 144 है हमारा आईपीसी का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको पुलिस वाले ने बोल दिया ना कि जाओ ऐसे जगह खाली करो, ऐसे झुंड बना के मत खड़े हो, स्ट्राइक मत करो, ठीक है, स्ट्राइक मत करो, तो इसको बोलते हैं 143 या 144 के अंदर पनिशमेंट मिलती है। फिर जैसे एक बच्चे ने बोला ना सर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, भाई स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट है, पीसफुल स्ट्राइक करना आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन भाई आपका पब्लिक प्लेस पे आप झुंड बना के खड़े हो गए, नारे लगाने लगे, भाई लोगों को आपस में ट्रैफिक जाम कर दिया आपने, तो लोगों को परेशानी हो रही है ना आपकी स्ट्राइक की वजह से, ये करना गैर कानूनी है। इसके लिए यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर लिया जा सकता है, बैरिकेडिंग करी जा सकती है, वाटर कैनन छोड़े जा सकते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट करा जा सकता है, ठीक है, और जिस लोगों को पकड़ा जाएगा उनको गुड बॉन्ड भरवा के गुड बिहेवियर के लिए उनको गुड बिहेवियर बाहर जाके हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, गुड बिहेवियर करोगे वगैरह वगैरह, इसके लिए अपना बॉन्ड भरवा के बाहर रिलीज करा जा सकता है। अब सबको समझ में आ गई ये तीनों चीजें क्या हैं? सभी लोगों को ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि भाई प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, पीस एंड गुड बिहेवियर क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी क्या होता है, किसके पास पावर्स होती हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये पिक्चर में कब आती है? अपराध होने से पहले आती है, अपराध हो जाने के बाद आती है। दिमाग में क्लियर हो गया? हाँ, 149 में इसलिए नहीं बोल रहा अभी आईपीसी के अंदर, ये कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जाती है, वो एक अलग सेंस में, जब हम आईपीसी के अंदर पढ़ेंगे ना तो तब हमें समझ में आएगा। चलो जी, ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, याद रखना। आधे से ज्यादा दुनिया ना बस ऐसे ही पढ़ाना चालू कर देती है, जो कि एक गलत वो होता है एक तरीके से सेंस, बच्चों को रटवाने वाली चीज होती है वो, तो बच्चों को समझाना पड़ेगा तो वो रट अपने आप जाएंगे चीजों को। और रटना भी नहीं होता यार, तुम्हारे से कोई तुम्हारा नाम पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम एकदम बताते हो? क्या तुमने रटा हुआ है अपना नाम? नहीं, तुमने याद करा हुआ है। कैसे याद करा हुआ है? बार 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 अपने नाम को पुकारते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पहचानते आ रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है। ऐसे ही हम पढ़ाई करते दौरान बार 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 चीजों को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाती है चीज। क्लियर है मेरी बात? तो लोग कहते हैं ना सेक्शन कैसे याद करो, तो कल मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, याद होगा तो कल मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी कि कैसे हम जो है अपने पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कैसे हम लोग जो है पढ़ाई करें, याद करें चीजों को, सेक्शंस को याद करें। ठीक है, कल लोगों ने जिन्होंने सेशन अटेंड करा होगा उनको वो चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो, ये एक छोटा सा पॉइंट था मेरा जो मुझे आप लोगों को बताना था। एक मुझे छोटा सा और पॉइंट बताना है, क्योंकि देखो सीआरपीसी में अगर आपको पहले से पढ़ाना चालू कर दूं अभी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, एक एक चीज पढ़ा दूं, आपको ऐसे पता भी नहीं लगेगा कि आपको समझ में भी आ गई ये चीज अच्छे से और पता भी लग गया है। लेकिन यार वो बस रटवाने वाली बात होगी। मैं चाहता हूं कि आप जज बनने के बाद भी मेरी कॉपी खोल के रिवाइज जरूर करोगे, क्योंकि मैंने इस तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, इस तरह से आपको चीजें समझाऊंगा।
ठीक है। और एक बार ये सीआरपीसी समझ में आ गया, बीएनएसएस समझना बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी कि बीएनएस आपको लगेगा, बीएनएसएस लगेगा आपको कुछ भी नहीं है, बस एक आधा चेंजेस जो करे गए हैं वो टाइम के हिसाब से आपको मैं बताता रहूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। दुनिया में लोगों को परेशानी बहुत है, सिंपल चीज कर दो ना। देखो आधे से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी कि सर हम लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करें। भाई मैंने उनको लाइव क्लास में दिखाया, अभी अभी ना मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने बात कर ली है, मैं जो लोग पुराने, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है मेरी लाइफ के बारे में, लेकिन जो लोग नए हैं ना उनको बता देता हूँ, मैं भी फ्लैट स्क्रीन पैनल खरीद रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड। तो उसके अंदर क्या है ना, सब कुछ हम यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे बड़ी सी दीवार है मेरी, यहाँ पे पीछे लग जाएगा, फिर हम फ्लैट स्क्रीन पे क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी, तो आपको मैं अपनी एप्लीकेशन भी आपको अपनी यहाँ पे दिखाया करूंगा कि भाई कैसे आपको चीजें करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मैंने एप्लीकेशन जिस डेवलपर से अपनी बनवाई है, उन्होंने बहुत सिक्योरिटी इसमें लगा रखी है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो हालात है ना, दिन पे दिन क्राइम रेट बढ़ रहा है, दिन पे दिन हैकिंग बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाई है कि कोई भी कुछ भी तरह का मिस एक्टिविटी कर रहा होगा एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट वो ब्लॉक हो जाएगा, डायरेक्ट उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों की वजह से सारे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, इस वजह से बाकी बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। बट सिंपल जो नया नया बच्चा आता है ना उसको लगता नहीं है, जब जो बच्चे यूज टू हो जाते हैं उनके लिए सिंपल हो जाती है लाइफ, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। कन्विक्शन, कन्विक्शन कौन देता है? आप देते हो, मैं देता हूं? मेघा जी कह रही है कि सर एप्लीकेशन लैपटॉप से करने का कुछ बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा, बस कुछ दिन रुक जाओ बस, ठीक है। मैंने भी अब इसको चेक करूंगा ना एक बारी, तो मैं बता दूंगा यार। अभी अभी ना वेबसाइट भी बनवानी है, तो यार अभी पैसे नहीं है, समझो मेरी बात को, सच्ची बता रहा हूँ अभी, तो इसीलिए मैंने वो डिले करा हुआ है। तो जैसे कुछ टाइम में 15-20 दिन रुक जाओ बस, पहले एक बार फ्लैट स्क्रीन पैनल का हिसाब बन जाए, फिर इसके बाद हम काम करेंगे वेबसाइट का भी, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं, जज साहब देते हैं अपना कन्विक्शन, ठीक है। मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं अपना, जज साहब देते हैं कन्विक्शन। अब आप लोगों के दिमाग में बस इतनी सी बात क्लियर है कि भाई केवल अपना कन्विक्शन हो जाना, चलो भाई काम खत्म हो जाना, जज ने कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर दिया, चलो जी काम खत्म हो गया। नहीं, सॉरी, आप सभी लोग गलत हो। कन्विक्शन का मतलब होता है कि मैं जज हूं या मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मैंने ऑर्डर पास करा, ए नाम के व्यक्ति को चोरी के अपराध में अपराधी पाया जाता है, बस ऑर्डर कर दिया, बात खत्म हो गई, इसको बोलते हैं कन्विक्शन। अब कन्विक्शन के बाद की नेक्स्ट स्टेज होती है जो दो तरह से डिवाइड करी हुई है। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बोला था? बस एक ही बात बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था? केवल सेंटेंसिंग की बात करी थी मैंने आपको, हाँ है ना। सेंटेंसिंग का ही आगे एक बात आती है, एडमोनिशन प्रोबेशन। किसी ने इसका नाम सुना? क्या होता है ये एडमोनिशन प्रोबेशन? ये किस चिड़िया का नाम है? कोई बता सकता है मुझे कि एडमोनिशन या प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? हालांकि कानून भी है हमारा, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, जो राजस्थान जुडिशरी में आता है। तो जनवरी के अंदर मैं प्लान कर रहा हूं माइनर लॉज का सारा कंप्लीट बैच लेके आने के लिए, कि राजस्थान में जितने भी माइनर लॉज के बैच आते हैं, हालांकि राजस्थान में तो आती हैं, बाकी हर स्टेट जुडिशरी में आती है, राजस्थान तो एक बहाना है, एक जरिया है, समझ रहे हो मेरी बात। मेरा मेन टारगेट है कि आपके सारे माइनर एक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे हर जुडिशरी के लिए, हर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अमित गुप्ता ने कहा सर मैंने पढ़ा तो है लेकिन मीनिंग नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं भाई, मीनिंग आज आपको हम समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। तो इसका मतलब क्या है? एडमिशन प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि मैं एग्जांपल पे दूं, एग्जांपल देने के लिए मैं बात कर रहा हूं, राहुल गांधी है, ठीक है। मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, कहीं आप लोग सोचो नहीं भाई, मैं सारी पार्टीज को सपोर्ट करता हूं भाई, जो आ रहा है बढ़िया कर रहा है, जो नेता आ रहा है वो बढ़िया कर रहा है। मेरे को इसी के लिए बायस नहीं हूं, क्योंकि भाई मेरे को किसी से कुछ मिलना थोड़ी ना है, हमें तो खुद मेहनत करनी है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। कोई हमारे को किसी को सपोर्ट करके हमें कुछ मिल थोड़ी ना जाएगा किसी से, सीधी सी बात है, हाँ है ना। इसीलिए मैं किसी भी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मेरा काम है न्यूट्रल रहना। भाई जो आ रहा है ठीक है, जिन्होंने जो पॉलिसी ला दी ठीक है, इन्होंने नए कानून लाए, हमने कहा ठीक है भाई, हम कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। नए कानून आए हैं, हमें पढ़ने हैं, नहीं आएंगे तो भी पढ़ना है, ठीक है। हमें तो पहले भी सीआरपीसी समझ में नहीं आता था, आईपीसी समझ में नहीं आता था, और एविडेंस समझ में नहीं आता था, अब इन्होंने नए ला दिए, हमारे को अब भी समझ में नहीं आएगा, हमें समझना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, तो ये राहुल गांधी है, मान लेते हैं कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल की सजा सुना दी, वो जो कि सुनाई भी थी, फिर वो भागे थे अपना, किस चीज पता है राहुल गांधी का? पता है मैटर, ठीक है। ये जब इनको सजा सुनाई गई थी, तो इनको सजा सुनाने के लिए बाद में ये भागे थे अपना हाई कोर्ट में, फिर अपना सुप्रीम कोर्ट में भी भागे। लेकिन पता है आप लोगों को क्यों भागे थे? ये क्यों भागे थे? कोई बता सकता है मुझे क्यों भागे थे? वाई द राहुल गांधी हैज, मतलब बाहर कैसे हैं, मतलब ये समझ लो मौज में कैसे हैं अभी? अरे डिफेमेशन का तो केस हुआ था, लेकिन अभी ये अपना राज्यसभा की सदस्यता इनके पास कैसे है, पार्लियामेंट में अभी ये कैसे बैठ पा रहे हैं, जब इनको कन्विक्शन हो गई थी उसके बाद भी? अरे डिफेमेशन तो हुआ था, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि डिफेमेशन के ऊपर कन्विक्शन हुई थी भाई ने, कन्विक्शन,
कन्विक्शन मतलब केस खत्म, सजा हो चुकी है अब। तो तब भी ये अपना पार्लियामेंट में कैसे बैठे हुए हैं, मौज कैसे कर रहे हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। मौज तो भाई मुसीबत वाली बात है। अभी एक और केस होने वाला है इनके ऊपर, अभी आया नहीं था न्यूज में। बताओ पहले तो बताओ। अरे डिफेमेशन छोड़ो, डिफेमेशन तो चार्ज था एक इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज के बेसिस पे कन्विक्शन दे दी थी। बट मेरा क्वेश्चन ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों भागे थे? भाई देखो, ये इसलिए भागे थे, सस्पेंशन नहीं, एडमोनिशन के लिए नहीं भागे थे, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब ये होता है हमारा सेक्शन नंबर 389 सीआरपीसी का बेल मिलती है, यहां पे बेल मिलती है, एक तरह का यह बेल का होता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि राहुल गांधी को कन्विक्शन हुई कोर्ट के अंदर, तो उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता इनकी छीन ली गई। कानून के हिसाब से 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर किसी को एमपी को कन्विक्ट करा जाता है, कन्विक्ट वर्ड यूज करा है, कन्विक्ट करा जाता है, तो राज्य पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जो कि इनके साथ हुआ। फिर ये अपनी भागे भागे गए थे, भैया मेरी सुप्रीम कोर्ट जज साहब प्लीज यार, इन्होंने नीचे वालों ने, नीचे ट्रायल कोर्ट ने तो मेरे साथ बहुत बुरा करा यार, 2 साल की मेरे को कन्विक्शन दे दी, मैं तो किसी लायक नहीं रहा अब, तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट जज साहब मेरे साथ सुनवाई करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, हम आपकी सुनवाई करते हैं, आपके ऊपर जो चार्जेस 2 साल की आपके जो कन्विक्शन हुई है, इसको हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करते हैं कि मतलब आपके ऊपर चार्ज तो लगा, आप कन्विक्ट तो हुए, आप एक्यूज तो हुए, आप कन्विक्ट तो हुए, लेकिन आपके ऊपर जो सजा लागू होने वाली है उस पर हम रोक लगाते हैं। अभी बात खत्म। तो ये काम होता है 389 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, समझ गए? और सुप्रीम कोर्ट ने ना डांट भी लगाई थी ट्रायल कोर्ट को कि ट्रायल कोर्ट, तुम्हारे को ये भी नहीं पता कि भाई इनके पास चार्जेस जो थे, तुमने 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी, जो कि लेजिटिमेट पनिशमेंट नहीं थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अभी मुद्दे वाली बात समझो, ये छोड़ो अभी सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन, ये बात की बात है। अभी तुम लोग, अभी दिमाग तुम्हारा नहीं तो अलग जगह चला जाएगा। ठीक है, अपील वपील छोड़ो रश्मिता, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, बस ये समझ लो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए गए थे। ठीक है, हाँ, अब मुद्दे वाली बात समझो। राहुल गांधी को पनिशमेंट हो गई है, अब राहुल गांधी का बिहेवियर अच्छा रहा, बढ़िया रहा, ठीक है, तो ऐसे केस में राहुल गांधी के ऊपर जितनी भी सजा होगी वो सब हटाकर इनको बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोबेशन, इसको बोलते हैं एडमोनिशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई बंदा अगर बढ़िया बिहेवियर कर रहा है ना, अच्छा इंसान है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि मजबूरी में किसी ने एक गरीब को दान देने के लिए, एक गरीब को खाना खिलाने के लिए मेरी दुकान से ब्रेड चोरी करी और गरीब को खाना खिलाया। कानून की नजर में ये क्या है? ए नाम के व्यक्ति ने मेरी दुकान से ब्रेड चुराई और एक सी नाम के व्यक्ति जो कि बैगर था, भिखारी था, इसको दान में दे दी खाना खिलाने के लिए। ए नाम के व्यक्ति ने कानून की नजर में कोई अपराध करा है या नहीं करा है? दिस इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल यार, ए विल बी लायबल फॉर थेफ्ट। अब आप लोग बताओ जरा, जब ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में इसको कन्विक्शन होगी ए नाम के व्यक्ति को? हाँ जी भाई होगी, एज पर दी आईपीसी इट इज एन ऑफेंस, इट इज ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, कि अगर ए नाम के व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति के प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है आउट ऑफ द पोजीशन करा है और विदाउट द कंसेंट करा है, मूव करी है प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू कमिट एन थेफ्ट, तो इट इज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आप लोग बताओ यार, कोर्ट को नहीं पता कि नियत क्या थी एक ही? ठीक है, मान लेते रश्मि डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी, चलो मान लेते थोड़ी बहुत थी यार, ए नाम के व्यक्ति को मेरे से दुश्मनी थी कि आज तो मैं आयुष की दुकान से ही माल चुरा के मैं इसको सी नाम के व्यक्ति को खिलाऊंगा, कि आज मैं आयुष का नुकसान करूंगा और सी नाम के व्यक्ति को खाना खिलाऊंगा, ऐसा था। मान लेते हैं, मान लेते हैं थे यार, एज्यूम कर लो ना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन वगैरह सब थी, मतलब ठीक है, चोरी का अपराध हो चुका है। अब एक बात बताओ, कोर्ट को नहीं लगता यार इसका कि पहली बात, ए का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? नहीं है। ए ने जो ये एक्ट करा, ए का कंडक्ट क्या था भाई? अच्छा कंडक्ट था, नियत साफ थी। ठीक है, मेरे लिए नियत बुरी थी, बस सी के लिए बढ़िया थी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ए के ऊपर जो है पनिशमेंट दे, कन्विक्शन तो हो लेकिन उसको एडमोनिशन में बाहर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे हमारा कानून के अंदर प्रोविजन डाला गया एडमोनिशन का, प्रोविजन का। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर होगी मोटी मोटी बात? ये हमारा सेक्शन नंबर 360 ऑफ द सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है कि कन्विक्शन हो जाने के बाद भी आपको रिहा करा जा सकता है, आपको रिहा करा जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडमोनिशन प्रोबेशन। और हालांकि ना क्या होता है, राजस्थान जैसे इलाके में, आई थिंक सो उत्तराखंड में भी ऐसा है। यहां पे क्या है ना, सेक्शन नंबर 360 फॉलो नहीं होता, सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी फॉलो नहीं होता। उनका कहना यह है कि भाई हम नहीं कर रहे सेक्शन 360 को फॉलो, क्यों? हम तो भाई प्रोबेशन ऑफेंडर, हमने अपना कानून अपने स्टेट में लागू करा हुआ है, हम तो इसी कोई बात करेंगे। है कुछ नहीं, प्रोबेशन ऑफेंडर भी इसका ही केवल एक्सटेंशन है, 360 ऑफ द सीआरपीसी का ही एक्सटेंशन है, और कुछ नहीं, जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है, कुछ कुछ स्टेट्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो जनवरी में जब हम बैच चालू करेंगे ना अपना ये माइनर लॉज का,
तो इसमें कंप्लीट एक एक चीज, जेजे एक्ट पढ़ेंगे, इसमें हम पॉक्सो पढ़ेंगे, पॉश एक्ट पढ़ेंगे, प्रोबेशन ऑफेंडर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सर बीएमडब्ल्यू केस अच्छे व्यवहार से पनिशमेंट कम करके छोड़ दिया, डिफरेंट एज प्रोबेशन। देखो सुनील जी, आप जज हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सजा कम दो ज्यादा दो, वो एक अलग बात है, वो आपके पास अथॉरिटी है कन्विक्शन के दौरान, ठीक है। कन्विक्शन हो जाने के बाद प्रोबेशन पे छोड़ना नहीं छोड़ना वो एक अलग मैटर है, वो भी आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। ठीक है, दीज प्रोविजंस आर लॉजिकली आर कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्शन, ठीक है। एक बार कन्विक्शन को ऑर्डर हो गया तो जो सेंटेंसिंग डिसाइड करी जाती है वो भी तो एक तरह की कन्विक्शन ही है, तो एक तरह से इसको बोला जाता है कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्शन, कि एक बार कन्विक्शन हो गई उसके बाद भी अब एक और बार कन्विक्शन दी जा रही है कि इसको कितनी सजा दे, सिंपल इंप्रिजमेंट दे, रिगरस इंप्रिजमेंट दे, एडमोनिशन में बाहर छोड़े नहीं छोड़े, प्रोबेशन में छोड़े नहीं छोड़े, तो ये भी तो एक तरह का कन्विक्शन का ही प्रोसेस है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सेंटेंस में पार्डन जो है हमारा सीआरपीसी में डिफाइन नहीं करा हुआ है, इसके लिए हम संविधान की मदद लेते हैं, ठीक है, संविधान की मदद लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, तो मर्सी पिटीशन जिसे हम बोलते हैं ना, मर्सी पिटीशन जो फाइल करी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए चलिए फिर बढ़िया बात है यार, तुम्हारे को तो बढ़िया मजा आ गया होगा, फिर तो तुम्हारे को तो बहुत चीजें समझ में आ गई यार आज। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था, एक अपना थेफ्ट का प्रोसेस पढ़ा था, तो मैंने कल वाला चार्ट में तो आपको क्लियर एक मोटी मोटी बात बताई थी कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अरेस्ट करती है, ठीक है, सर्च करती है, अरेस्ट करती है, फिर सर्च करती है, फिर सीजर करती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बातें बताता हूं कि कौन कौन से प्रोविजंस हमारे लगते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शंस की बात करते हैं। जब तक हमें सेक्शन याद नहीं होंगे काम नहीं चलेगा भाई, जब तक हमें सेक्शन याद नहीं होंगे हमारा सब कुछ मामला ऐसे ही रहेगा फिर, और हम ऐसे ही तो पढ़ने आए नहीं। एक सेकंड रुकना भाई, क्या खबर है, आपकी चैट्स मेरे को देखनी होती है ना भाई, हाँ ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेरी प्रोसीडिंग्स चालू हो रही है चोरी की, ये बात, ये मान्यता मुझे कहां मिली हुई है, चैप्टर नंबर 14। जैसे कि मान लेते हैं ना, पुलिस रिपोर्ट आती है कोर्ट के पास में, तो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के पास जब आती है तो कोर्ट क्या करेगा, मैं जज हूं और आप लोग पुलिस हो, आप लोग पुलिस रिपोर्ट जब अपनी तैयार करके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास लाए हो। अब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, या पढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके पर्टिकुलर केस को, पुलिस ने जो मेरे पास केस लाई है उसका कॉग्निजेंस लेऊंगा, संज्ञान लेऊंगा कि आइए अब अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं। नहीं समझे मेरी बात, तो मैं आपका कॉग्निजेंस लूंगा। तो कॉग्निजेंस लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, और अभी एक प्रोविजन आया था मेरे दिमाग में, बताऊंगा अभी, ठीक है। कॉग्निजेंस लेने के लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 के बारे में चर्चा करी हुई है, सेक्शन नंबर 190 से लेके 199 तक हमारे को कॉग्निजेंस के बारे में मोटी मोटी बात बता रखी है। ये जो सेक्शन 199 है ना, ये ना एग्जाम में कुछ टाइम पहले एग्जाम में ये चर्चा में था, ये एग्जाम में अपना चर्चा में था। इसके पीछे का रीजन भी है भाई, चर्चा में होना भी जरूरी था। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं लैपटॉप पे जरा ये चार्जिंग पे लगा दूं। आजकल ना यार मेरे पास ना भी वायरिंग बहुत ज्यादा हो गई है, अलग अलग चीजों की वायरिंग हो गई है, और मेरे पास अभी चार्जर भी एक ही है, सी टाइप जो बोलते हैं ना, आईफोन में दूसरा लगता है। चलो, तो अपना हम जो है कॉग्निजेंस लेंगे। फिर इसके बाद पुलिस की बात आई थी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो चैप्टर नंबर 12 सेक्शन 154 से लेके 176 तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। पुलिस रिपोर्ट अपनी जमा होती है मैजिस्ट्रेट के आगे 173 क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। ये भी हमने कल पढ़ा था, हाँ है ना, सबको याद है ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल ऐसा बैठा हो कि सर ये क्या चल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में ना आ नहीं रहा। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगा भाई मेरी पहली वाली क्लास जरूर अटेंड करना, फर्स्ट क्लास डेमो क्लास जो हमारी हुई थी इसको अटेंड करना, और वो डेमो नाम की है, याद रखना, हमारा सीआरपीसी शुरू हो चुका है, याद रखना। ये मत सोचना कि डेमो का मतलब है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाना, नो, अगर डेमो क्लास नहीं भी होती तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलो, फिर पुलिस क्या करती है, सर्च करती है। किस लिए सर्च करिए, याद रखना, सर्च दो बार ही होता है। पहली बार होता है एक्यूज को सर्च ढूंढने के लिए सर्च करना, अरेस्ट करने के लिए सर्च करना, वो होता है सेक्शन 47। दूसरा बात, जब अरेस्ट पुलिस कर लेती है, चैप्टर नंबर 5 41 से 60A। 41 के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा है, कल भी डिस्कस करा था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पे अपना गाइडलाइंस इशू करी गई थी, और पूरे के पूरे अरनेश कुमार के केस को हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के केस के अंदर प्रोविजन के बेसिस पे डाल दिया गया है। तो अभी अब हमें अलग से अपना अरनेश कुमार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो मेरे को अरनेश कुमार केस लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरे बीएनएसएस के अंदर अरनेश कुमार की सारी गाइडलाइंस डाली हुई है, सारी गाइडलाइंस डाली हुई है। तो एक तरह से मैं बोलूं बीएनएसएस के आने के बाद अरनेश कुमार को खत्म कर दिया है, ठीक है, समझ गए मेरी बात।
क्योंकि अरविंद कुमार में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो कानून में डल चुका है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? चलो, बट अभी हमारे को दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था सुबह कि ऐसी न्यूज आ रही है कि ये जो कानून है नए वाले, इनको एनफोर्स करने में भी 2 या 3 महीने लगेंगे, 2 या 3 महीने लगेंगे, जो कि मैंने आपको इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोला था, अपने यूट्यूब पे लाइव पे बोला था कि भैया टाइम लगेगा अभी, और अगर लागू कर भी दिए तो भी हमारे जुडिशियल एग्जाम्स में आएंगे नहीं ये पेपर वगैरह। बट लोग कह रहे नहीं नहीं सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, नहीं नहीं सर आपकी तो कैलकुलेशन बेकार है, नहीं नहीं सर ये है वो है। मैं ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, मुझे जैसा ठीक लगता है मैं तो वही करूंगा ना, मुझे पता है, ठीक है। और फिर भी आपके एक फेमिलियर करवाने के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव आके आपको बताता रहता हूं। जैसे आज मैंने 3 बजे लाइव आके आपको एक्सप्लेन करा था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, क्या ऐड करा गया, 4th क्लॉज ऐड करा है हमारा 482 बीएनएसएस के अंदर। जैसे क्या फेमिलियर रहो, आपको डर ना लगे कि कुछ भी नहीं है यार, इट्स इजी टास्क फॉर अस कि अगर हमने पुराने कानून पढ़े हुए हैं बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, चलिए मुद्दे पे आते हैं। फिर पुलिस वाले उसको सर्च करेंगे कि भाई तुम्हारे पास तो क्या क्या एक्यूज पर्सन, ये होता है हमारा सेक्शन 51। ठीक है, सीज करेंगे कि जो जो सामान मिल गया, चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 91 से 105। हालांकि सेक्शन 91 ना हम और भी चीजों में इस्तेमाल में करते हैं, जैसे कि मेरा केस चल रहा है कोर्ट में और आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि जरूरी है मेरे केस के फायदा पहुंचाने के लिए, तो मैं 91 का नोटिस कोर्ट से आपको भिजवाऊंगा। 91 का एक नोटिस जाता है आपके पास कि कोर्ट से नोटिस आया है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, जब मैं 91 पढ़ाऊंगा तब भी ये बात चर्चा में लाऊंगा। जैसे लड़का लड़की होते हैं, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, ठीक है, और लड़की ने मान लेते लड़के के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाए रेप के, हालांकि रेप का ऑफेंस नहीं करा लड़के ने, ठीक है, बट दे हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट लड़की जो है डिमांड करती है लड़के से कि भैया ये करो, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, लड़का डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, लड़की ने गुस्से में आके लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए कि एक दिन ये मेरे को होटल में लेके गया था और इसने मेरे साथ रेप का अपराध करा है वगैरह वगैरह। अब लड़के को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यार होटल की सीसीटीवी की जरूरत पड़ेगी कि जब लड़की होटल में गई थी और जब होटल से बाहर आई थी इसका कंडक्ट कैसा था लड़की का, किस किस से इसने बात करी, किस किस से बात इसने नहीं करी, और जब ये और लड़की जो है लड़के के लिए केक भी लेके गई थी, ठीक है, और खुशी खुशी लड़का लड़की अपना होटल से बाहर भी आ रहे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है कि क्या है भाई ये रेप का अपराध बनता है ऐसे में कंडक्ट से? अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, हालांकि पूरा केस से प्रूव नहीं होगा बट एक फैक्ट तो प्रूव होगा ना यार, इनोसेंसी का एक फैक्ट तो प्रूव होगा, हाँ या ना बताओ? सीसीटीवी से कुछ तो प्रूव होगा, कुछ ना से अच्छा लड़का कहीं ना कहीं तो प्रूव कर पाएगा ना अपने आप को, बट वो सीसीटीवी कहां से लाएगा? उसका घर वाले का होटल था क्या? भाई साहब मेरे को इस पेन ड्राइव में जरा सीसीटीवी दे दो, जरा कोर्ट में देनी है, ऐसा होगा? नो। ऐसे केस में, और जब लड़के का जब अपना केस दर्ज होगा तो ट्रायल तक आते आते तो सालों बीत जाएंगे यार, हाँ है ना? और सालों की पुरानी रिकॉर्डिंग जो है होटल वाले अपने पास स्टोर करके रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक का टाइम पीरियड होता है अपना स्टोर करके रखने का, बाकी टाइम तो फिर लोग अपना डिलीट कर देते हैं। अब ये लड़का फिर सीसीटीवी अगर इतने टाइम बाद वो ट्रायल के दौरान एविडेंस की स्टेज में नोटिस समन वगैरह भिजवा के लेके आएगा, होटल वाला क्या आएगा, भाई साहब सीसीटीवी तो डिलीट हो गई है, सॉरी आप इतने टाइम बाद आए हो। तो इससे बेहतर यही है पहले की पहले सेक्शन नंबर 91 का ना होटल वाले को नोटिस जाएगा कि भाई साहब आपके पास सीसीटीवी है, वो कोर्ट के पास आप जमा करा दो, जब ट्रायल की स्टेज शुरू होगी तब एक्यूज पर्सन इस सबूत को इस्तेमाल करेगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसी केस एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट में पेशी होती है इंक्वायरी के लिए, उसी टाइम 91 का नोटिस लगा दे वकील। बट ठीक है, वकील भी आपका थोड़ा होशियार होना चाहिए इस चीज में, ठीक है, तो सेक्शन 91 का नोटिस वकील लगा दे, तभी आपके पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो अपना संभाल के रखो कोर्ट रूम में, बात खत्म। कोर्ट के पास पूरी सिक्योरिटी के साथ संभाल के रखी जाती है, जब आपके पास मौका आएगा एविडेंस के स्टेज पे तब इस सबूत को आप अपना इस्तेमाल में करना। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? चलो, तो ये सीजर बात होती है, सीज कर लेना, तो ये सीज वाले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर बात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सीआरपीसी तो थोड़ा फेमिलियर हो पा रहे हो कि हाँ हम तो यार ये चीजें डेली बेसिस पे देखते हैं, हमने पहले भी सीआरपीसी पढ़ी थी तो हमारे दिमाग में ये चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, मेरा मेन टारगेट आप लोगों से सिर्फ इस चीज का है, ठीक है। चलो भाई, अब पुलिस रिपोर्ट आ गई तो क्या होगा, क्या होगा? कॉग्निजेंस भी ले लिया कोर्ट ने, भाई कॉग्निजेंस लेंगे, इसके बाद तो फिर कॉग्निजेंस की स्टेज आती है ना, ये कॉग्निजेंस की स्टेज है, ये वाली जो हमने पढ़ी थी। फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद पुलिस और जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे फिर, यहाँ पे ना एक सेक्शन नंबर 207 आता है सीआरपीसी का, 207 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी की स्टेज शुरू हो जाती है, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं कि पुलिस
आपने जो मुझे एज अ मैजिस्ट्रेट को तुमने अपनी पुलिस रिपोर्ट दी है, 161 की स्टेटमेंट जो तुमने रिकॉर्ड करी है विटनेसेस की, वो तुमने मुझे दी है, और जो भी तुमने सबूत इकट्ठे करे हैं उसकी रिपोर्ट तुमने मुझे दी है। ये सारी रिपोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को भी दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें एक्यूज्ड पर्सन को भी दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों क्यों रीजन बताओ थोड़ा। भाई एक्यूज पर्सन साथ में कटघरे में खड़ा हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने मुझे दिए हैं एज अ मैजिस्ट्रेट के रूप में मैं उठाकर एक्यूज को दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मैं क्यों दे रहा हूं एक्यूज को? रीजन होगा कोई? ये बात 207 में लिखी हुई है, जब हम पढ़ेंगे ना एक्चुअल में बेरक को, जब मैं आपको समझाऊंगा ये बात। ये होती है हमारी, देखो चैप्टर नंबर 16 सेक्शन नंबर 204 से 210 तक। गौरव कह रहे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं भाई, क्रॉस एग्जामिनेशन तो ट्रायल की स्टेज पे आएगा ना। बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी नाइस। सुनील जी का और रश्मि का बहुत बढ़िया जवाब है। अमित कह रहे वेरीफाई करने के लिए अपनी स्टेटमेंट को, नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना करेंगे। वेरीफाई करने के लिए तुम कोई उनके रिश्तेदार थोड़ी ना हो कि भाई साहब आपने जो बात बोली थी मैंने तो वही लिखी है, वेरीफाई कर लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं, 207 जो रश्मि और सुनील जी ने और नुसरत ने जो जवाब दिया है बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। ये इसलिए दी जाती है कि ताकि एक्यूज पर्सन को पता तो रहे कि पुलिस वाले जो है क्या केस बना के लाए हैं कोर्ट में। एक्यूज पर्सन को अपना डिफेंस करने का मौका तो मिल पाएगा फिर, कि जैसे पुलिस ने 1000 बातें बोली, 1000 में से एक्यूज की 10 बातें ठीक है, बाकी 990 वाली बात झूठी है, पुलिस ने झूठ बोला, तो वो एक्यूज फिर पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना डिफेंस तो प्रिपेयर कर सकेगा ना अच्छे से। हाँ है ना? जब एक्यूज को पता ही नहीं होगा पुलिस क्या केस बना के लाई है, पुलिस और मैजिस्ट्रेट के बीच में बातचीत हो रही है, एक्यूज आराम से अपना खड़ा हुआ है, एक्यूज को कोई पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये तो गलत होगा। क्या एक्यूज के साथ फेयर ट्रायल हो रहा है? नहीं हो रहा। और हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल। हाँ भाई, राइट टू फेयर ट्रायल इज अवर फंडामेंटल राइट। हाँ है ना? ठीक है जी, चलिए। अभी ना मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को अगर पता होगा 3-4 दिन पहले मैं लाइव आया था, उसमें मैंने आपको लाइव के दौरान एक दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको दिया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैंने वो बताया था क्या हुआ था। उसमें मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ना फेमिलियर कराना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती ना मैं बिल्कुल भी डिस्कस करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस रहता है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक एक्यूज पर्सन ने एप्लीकेशन मूव करी थी। क्या बात था? एक्यूज एक्यूज क्यों बोल रहा हूं मैं? एक्यूज पर्सन के ऊपर, ठीक है, एक्यूज पर्सन के ऊपर एलिगेशन ये होती है कि एक्यूज ने गैंगरेप करा है। मतलब एक्यूज के एक और साथी होंगे थोड़े बहुत गैंगरेप के लिए, एक से ज्यादा ही, 2 लोग भी होते हैं तो गैंगरेप बन जाता है 376 डी के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो भारतीय न्याय संहिता में गैंगरेप का प्रोविजन है सेक्शन नंबर 70, ठीक है। सेक्शन नंबर 70 का क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 भी है, 18 से कम उम्र की लड़की होती है, गैंगरेप होता है तो डेथ तक की सजा है। 70 का क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। तो एक्यूज के पास एलिगेशन होते हैं कि भाई इसने गैंगरेप करा है, ट्रायल कोर्ट ने कहा चलो भाई ठीक है ट्रायल चलाएंगे। ट्रायल शुरू हुआ और लड़की कौन थी? लड़की थी यूएस के रहने वाली। जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हो, मनाली जाते हो, धर्मशाला जाते हो, मसूरी जाते हो, तो वहां पे आपको दिखते होंगे फॉरेनर लोग भी घूमने आते हैं, फॉरेनर लोग भी घूमने आते हैं। और कोई कोई लोग तो मेडिटेशन सेंटर भी बने हुए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वहां पे वो मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करने आते हैं। हाँ है ना? तो वैसे ही एक फॉरेनर आई हुई थी, तो एक्यूज पर्सन ने, ऐसा एलिगेशन है, कंफर्म नहीं है कि प्रूव नहीं हुआ था, अभी प्रूव नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है। एलिगेशन लगाया लड़के ने कि भाई इन्होंने मेरा जो है गैंगरेप करा है, बात खत्म। एलिगेशन लगाने के बाद लड़की चली गई अपना यूएस के अंदर। अब कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रहा है, लड़की को भी पेश होना पड़ेगा, विक्टिम को भी नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। लड़की ने एप्लीकेशन लगाई, भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आकर अपनी मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगी, मैं इंडिया नहीं आना चाहती, ठीक है जी। कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने। एक्यूज को प्रॉब्लम हुई, एक्यूज गया हाई कोर्ट के पास कि दिल्ली हाई कोर्ट जज साहब, जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास कराया ना कि लड़की को भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का अलाउ कर दिया गया है, जैसा मेरा वकील तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की को ढंग से कर ही नहीं पाएगा, और लड़की तो झूठ बोल रही है, झूठा केस है वगैरह वगैरह, एक्यूज तो अपने आप को बचाने के लिए बोलेगा। तो ऐसे तो मेरा वकील साहब जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की को कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला नहीं भाई, जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है वो बिल्कुल सही है। राइट टू फेयर ट्रायल ऑफ द एक्यूज पर्सन, आपका कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि एक्यूज एक ग्राउंड बना के गया था कि मेरे साथ मेरा राइट टू फेयर ट्रायल का वायलेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला इट इज नॉट अ राइट टू फेयर ट्रायल ऑफ एक्यूज पर्सन वायलेशन, ये कहीं नहीं है। भाई जैसे जैसे हमारे प्रकृति आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम जो है पूरा इंफसाइज कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम हियरिंग करेंगे, ऑनलाइन सब करेंगे, तो इट इज पार्ट ऑफ दैट, ये पूरा उसका पार्ट है। तो यहां पर जो है लड़की को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए हमने अधिकार दिया है, तो बात खत्म। भाई आपके वकील के पास इतना स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि वो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करे, ठीक है। तो इसमें आपके ऊपर कोई गलती नहीं है भाई, आपका कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन लेकर आए उसको खारिज करा जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरी बात?
तो मुझे याद नहीं है ये बात कैसे शुरू हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, बट मैंने बताई अभी आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, अब यहां से प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। कोर्ट का काम, पूरा दिमाग अब कोर्ट का लगना यहाँ पे शुरू हो जाता है। पुलिस का काम खत्म, पुलिस अब अपने घर जाए, अब कोर्ट देखेगा पूरे केस को। फिर देखने के बाद, पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद, और पुलिस वाले ना थोड़ा, सॉरी मैजिस्ट्रेट जो पार्टीज को भी थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं। फिर ये सब अपना दिमाग लगाने के बाद कोर्ट क्या करेगा, अगला कदम ऑब्वियसली बात है, कोर्ट अपना चार्ज लगाएगा। या जो भाई क्यों तुमने चोरी का अपराध करा है, मर्डर का, रेप का, रॉबरी का, कोई भी जो भी एलिगेशंस लगी होंगी, जो भी पुलिस रिपोर्ट में एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत इकट्ठे करके पुलिस के सामने जो पेश करेंगे, कोर्ट उस पर दिमाग लगाते हुए अपना चार्ज लगाता है। हालांकि याद रखना, एक्यूज पर्सन के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि जैसा, मेरी बात सुन लो प्लीज, पुलिस झूठी है, जैसा विक्टिम झूठा है, मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगे हैं, एक्यूज के पास कोई अधिकार नहीं होता ये सब अपना ब्ला 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 बोलने का। समझ गए मेरी बात? कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। हालांकि कोर्ट बाउंड नहीं है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे अपना चार्ज फ्रेम करना, कोर्ट के पास अधिकार, कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। बट 90% केसेस में कोर्ट अपना चार्ज वही फ्रेम करता है जो पुलिस रिपोर्ट में आके बन के आता है, ठीक है। जैसे कि एक मैं बात आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं अभी इसी के अंदर ही, आरुषि हत्याकांड के बारे में सबको पता है? आरुषि हत्याकांड के बारे में सबको पता है कि ये केस हुआ था, एक माइनर लड़की थी, इसके ऊपर रेप का अपराध और मर्डर का अपराध के ऊपर एलिगेशन लगे थे, मतलब इसके ऊपर नहीं, मतलब ये विक्टिम थी, सबको पता है ना, इसके बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, पुलिस वाले भाई बहुत चालाक थे, पुलिस वाले बहुत शाणे थे। पुलिस वालों ने क्या करा था भैया, पुलिस रिपोर्ट बनाई अपनी, पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट बनाई, पुलिस रिपोर्ट में बोला जज साहब नो ऑफेंस, एक्यूज पर्सन ने कोई अपराध नहीं करा, केस को ये क्लोज कर दिया जाए, ठीक है जी। पुलिस वालों ने अपना यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के आगे भैया ये रिपोर्ट बना के दे दी। और मैंने भी आपको क्या बताया, मैजिस्ट्रेट बाउंड तो है नहीं पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, मैजिस्ट्रेट जो बाउंड तो है नहीं, यही बात है, मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू कंप्लाई ऑन द पुलिस रिपोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर करा पुलिस वालों तुम झूठे हो, तुमने जो पुलिस रिपोर्ट बनाई है बिल्कुल बेकार, फर्जीवाड़ा वाली तुमने जो है पुलिस रिपोर्ट बनाई है, हम आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको हम ऑर्डर देते हैं अंडर सेक्शन नंबर 173 क्लॉज नंबर 8 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, पुलिस वालों फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, या किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को केस ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। हालांकि मैजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर नहीं होता, हाई कोर्ट के पास जाती है एप्लीकेशन केस ट्रांसफर करने के लिए, जैसे सीबीआई को केस देना हो, एनआईए को केस देना हो, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात या नहीं आई? तो मेरे को ये वाला पॉइंट जो चार्ज फ्रेमिंग की मैं बात आपको बता रहा हूं, इसके लिए मेरे को बताने का मेन पॉइंट ये है कि चार्ज फ्रेम पुलिस रिपोर्ट के आधार पे होता है, बट कोर्ट बाउंड नहीं होता। कोर्ट को अपना भी दिमाग लगता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये चार्ज की बजाय ये भी चार्ज लगना चाहिए, कोर्ट कर सकता है। तो चार्ज का कंसेप्ट हमारा चैप्टर नंबर 17 सेक्शन 211 से 224, और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अंडर विच चैप्टर द टर्म या द कंसेप्ट ऑफ चार्ज हैज बीन डिफाइंड। आप क्या बोलोगे, किस पे टिक करोगे? चैप्टर नंबर 17 के अंदर चार्ज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 211 से 224। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं चार्ज के बारे में, इसलिए मैं आपको ये अभी याद करवा रहा हूं, कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं। चलो, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर हमारा कौन सा होता है? चैप्टर नंबर 12, 154 से लेके 176। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक बात तो हमने समझ ली, ठीक है। अब एक मेरा छोटा सा पॉइंट समझना, एक केस हुआ, एक अपराध हुआ, मैं अपना चलो एग्जांपल ले लूं, मेरे साथ अपराध हुआ, मेरे चोरी हो गया, मेरा कुछ भी चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी, कुछ भी चोरी हो गया, मेरे साथ में अपराध हुआ, है ना, मेरे साथ में अपराध हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एफआईआर दर्ज कराने, पुलिस ने मुझे भगा दिया कि बाढ़ में जाओ, तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हम, होंगे कुछ भी होंगे, तुम अपने घर पे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं जाऊंगा अपना एसपी साहब के पास, एज पर सेक्शन 154 क्लॉज 3, एसपी साहब के पास एप्लीकेशन लेके नहीं जाऊंगा, लिखनी पड़ती है मेरे को, बाई पोस्ट भेजनी पड़ेगी। एसपी साहब भी महान है, एसपी साहब ने भी, उन तक चिट्ठी भी नहीं पहुंची, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन फट गई, पता नहीं कहां गई। अब मैं क्या करूंगा भाई, इंसाफ लेने के लिए बताओ। अब मैं जाऊंगा अपना 156 क्लॉज 3 में, मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन मूव करूंगा, जैसा आप देखो पुलिस वाले बड़े पागल आदमी है, ये मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करे, एसपी साहब के पास एप्लीकेशन डाली, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, आखिर में मैं आपके पास आया हूं, जैसा प्लीज ऑर्डर करिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करी जाए, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ने मान लेते हैं मेरे केस को पुलिस के पास ऑर्डर नहीं करा, पुलिस को ऑर्डर नहीं करा, तब क्या करूंगा मैं? तब मेरे पास ऑप्शन आता है ये वाला ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने सब पुलिस का सब करके देख लिया भाई, सब करके देख लिया, मेरे हाथ खड़े हो गए, मेरा कोई काम नहीं करने को राजी हो रहा, तब मैं जाता हूं, आखिरी ऑप्शन मेरे पास बचता है, ये तो काम करता ही करता है, बट इसकी भी अपनी गाइडलाइंस होती है भाई, बहुत ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, जब भी तुम्हारा काम बनता है इससे। तब मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचता है पुलिस के कोर्ट के पास सीधा अंडर सेक्शन नंबर 200
कोर्ट में सीधा केस डालना, सीधा कोर्ट में केस डालना डाल सकता हूं मैं? बिल्कुल डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। लेकिन जब मैं कंप्लेंट डालने जाऊंगा, कोर्ट में से एक बात जरूर पूछेगा, क्या आप पुलिस के पास गए थे? हाँ जी भाई गया था। उसका प्रूफ दीजिए। तो एफआईआर का प्रूफ देना पड़ेगा। क्या आपने एसपी साहब को लेटर लिखा था? प्रूफ दीजिए। क्या 156 में, हालांकि ना बताओ क्या होता है ना, 156 क्लॉज 3 में दो ऑप्शन होते हैं, या तो पुलिस को भेजो केस, या मैजिस्ट्रेट अपने पास केस बुला लेता है एज अ कंप्लेंट 200 के अंदर। समझ गए मेरी बात? एज अ कंप्लेंट खुद ही केस बना लेता है, मंगवा लेता है अपने पास। ठीक है, अगर मैंने 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन नहीं भी डाली ना, तो डायरेक्ट मैं 200 के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? तो मेरे को एक बात समझ में आई, प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के लिए मेरे पास केवल पुलिस का रास्ता नहीं होता है, डायरेक्ट मैं कोर्ट में जाके भी अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता हूं। एम आई क्लियर? तो एक तो रास्ता होता है पुलिस का, एक रास्ता होता है कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट डालने का, जो कि चैप्टर नंबर 15 सेक्शन 200 से 203 के अंदर मुझे बात बता रखी है। क्लियर हो गई मेरी बात? और ये ना अपना बहुत ही बेकार मामला होता है, ये बहुत ही बेकार ऑप्शन होता है, बट हमारे कानून में लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं। बट याद रखना, हमारे डेली लाइफ में, जीवन चर्या में, ये वाले ऑप्शन को, थर्ड वाले ऑप्शन को कभी जीवन में यूज नहीं करा जाता। ये मैजिस्ट्रेट एक तरह से अपने लिए, वो कहावत नहीं है, आ बैल मुझे मार, ये वो वाली सिचुएशन होती है मैजिस्ट्रेट के लिए। क्यों होती है? इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट को कहीं, मैजिस्ट्रेट ने खुद अपनी आंखों से देखा अपराध होते हुए, मैजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में गए, मैजिस्ट्रेट खुद इस अपराध को कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? मैजिस्ट्रेट खुद विटनेस है, मैजिस्ट्रेट खुद अपनी गवाही देंगे, हाँ है ना? तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है बेवजह का, इसलिए मैजिस्ट्रेट इसमें हाथ नहीं डालते अपना ऑन इन्फॉर्मेशन, कि मैजिस्ट्रेट को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, फोन मिला, तो मैजिस्ट्रेट गए अपना कोर्ट में, हाँ जी भैया मैं कॉग्निजेंस ले रहा हूं। तो ऐसा प्रावधान तो है, बट 99.9% केसेस में ये काम नहीं करता। ठीक है, और पेपर में भी नहीं आता, क्योंकि काम ही नहीं करता तो पेपर में भी नहीं आएगा। मेरे साथ से बीएनएसएस के अंदर इसमें हटा तो नहीं दिया यार, चेक कर लेना एक बार, मैंने देखा नहीं है इसके बारे में, मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे कोई पूछे कि भाई कोर्ट में केस कहां से डलता है, कैसे प्रोसीडिंग्स जो है कैसे कैसे इनिशिएट होती है, आप उसे बताओगे भाई देखो, पहली बात, चैप्टर नंबर 14 सेक्शन नंबर 190 से 199 तक हमारे को बता रखा है कि हमारी प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे इनिशिएट होंगी। सबसे पहली बात, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। दूसरी बात, कंप्लेंट के आधार पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तीसरी बात, अपना जो है ऑन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कोई बच्चे ये बात भूलेगा तो नहीं? जो भूलेगा वो डांट बहुत खाएगा, याद रखना। मुझे अगर पता लगा और आप लोग मेरी बात भूल गए हो, ठीक है, तो बचोगे नहीं भाई, बचोगे नहीं, याद रखना। तो पुलिस, कंप्लेंट, ऑन इन्फॉर्मेशन, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का तरीका, मैजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस लेने का तरीका, पुलिस रिपोर्ट, ऑन कंप्लेंट और ऑन इन्फॉर्मेशन। क्लियर है मेरी बात? चलो, ये भी बात मुझे समझ में आ गई। चलो, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। चार्ज फ्रेम हो गया। अच्छा, अब एक बात आती है कि चार्ज फ्रेम तो हो गया, ठीक है, अब कौन कौन सी कोर्ट के पास कौन कौन से ट्रायल होते हैं, कौन कौन सी कोर्ट के पास कौन कौन से ट्रायल होते हैं, क्योंकि अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल की स्टेज शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको 1000 बार सिखा रखा है कि सबसे पहले एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, चार्ज फ्रेम, इंक्वायरी, चार्ज फ्रेमिंग, फिर होता है ट्रायल, ट्रायल के बाद आर्ग्यूमेंट, फिर अपना जजमेंट, खत्म बात। यही प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे ट्रायल शुरू होगा। तो जब ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल शुरू हो जाने के बाद अपना सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट को मत लाना, हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलते हैं, हाई कोर्ट में अपील चलती है। ठीक है, कोई कोई सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट में भी ट्रायल चलते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रायल चलते हैं। ठीक है, वैसे नहीं चलते, वो ट्रायल नहीं बोलते उसे। जैसे प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन का मुद्दा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है वो केस, कोई स्टेट में इलेक्शन का मुद्दा है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आई है, डिस्क्वालिफिकेशन आई है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है मुद्दा। समझ मेरी बात? तो ऐसे केसेस को हम ट्रायल नहीं बोलते, एक तरह केस होता है, वो कॉग्निजेंस लेने वाली बात आती है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला कॉग्निजेंस जिसे हम कहते हैं, आगे चल के बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन होते हैं हमारे, नहीं आना मेरे को आर्टिकल याद अभी। चलो, कोर्ट ऑफ सेशन की मैं बात करूं, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन का हमारा चैप्टर नंबर 18 के बारे में बात करी है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्रायल शुरू करेगा, कौन शुरू करेगा, कब शुरू करेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन अपना ट्रायल, तो चैप्टर नंबर 18 सेक्शन 225 से लेके सेक्शन 237 के अंदर ये कहानी हमें बताई हुई है। हे राम, 1 घंटा हो भी गया हमारा यार, बड़ी जल्दी हो गया। मैं तो, ये तो बहुत बड़ी बात, गलत बात है यार। वारंट ट्रायल की अगर मैं बात करूं, वारंट ट्रायल हमारा मैजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वारंट ट्रायल का कौन सा चैप्टर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे बड़ा कोर्ट कौन? कोर्ट ऑफ सेशन। चैप्टर नंबर 18 से शुरू होता है, 18, 19, 20, 21।
तो आपको दिमाग में आना वारंट ट्रायल की बात करिए तो चैप्टर नंबर 19 आता है हमारा। तो एग्जाम में चैप्टर नंबर 19 जो ऑप्शन में लिखा होगा उस पर टिक कर देना है मुझे, खत्म बात। समझ में आ गई मेरी बात? तो वारंट ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 19 सेक्शन 238 से 250। अच्छा एक बात बताओ आईपीसी वाले बच्चों, टेस्ट देखा था आज तुम लोगों ने? एमपी जुडिशरी के सारे पीवाई को मैंने दे दिए थे तुम लोगों को। किस किस ने अटेम्प्ट करा है मेरे को बताओ, फोटो खींच के मुझे आप लोगों को तुम लोग मुझे भेजोगे ग्रुप पे, सब लोग कौन कौन से क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे उसकी फोटो खींच के तुम लोग मुझे ग्रुप पे डाल देना, मैं सबके चेक करवा दूंगा। मतलब चेक तो क्या करने हैं, मैं तो आपको आंसर की शेयर करूंगा। मैं इसका ना लाइव सेशन लेऊंगा अभी, आज या कल में लेऊंगा, कल में लाइव सेशन में लेऊंगा, ठीक है? जो बाकी लोग हैं अपना, मैं उन लोगों के लिए अपना फ्री सेक्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम पे जुड़े हो ना, टेलीग्राम पे वो फाइल डाल दूंगा, कुछ टाइम दे दो मुझे, मैं डाल दूंगा, ठीक है? चलो आज क्लास नहीं हो पाई थी यार, ठीक है? आज मैं जरा कोर्ट में से कोर्ट गया हुआ था तो इस वजह से मेरे को दिक्कत हुई थी आने में मेरे को 11:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा 11:30 बज गया तो फायदा नहीं, अर्जेंटली जाना हुआ था, वरना तो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी कोर्ट जाता नहीं हूँ। चलो समन ट्रायल की मैं बात करूं मैजिस्ट्रेट के लिए, समन ट्रायल भी हमारे मैजिस्ट्रेट के द्वारा चालू करा जाता है चैप्टर नंबर 20 सेक्शन 251 से 259। समरी ट्रायल होता है, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, जो ना तो वारंट केस होता, जो ना तो समरी केस होता, जो ना तो कोर्ट ऑफ सेशन में केस चलने लायक होता, वो अपना समरी केस होता है, ठीक है? इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आई गेस 3 मंथ तक होती है, ठीक है? तो उसके केसेस हमारे चलते हैं ट्रायल कोर्ट में, मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलते हैं। चैप्टर नंबर 21 ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समरी ट्रायल कौन से चैप्टर में है, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन में है, ठीक है? 260 से लेके 265 के अंदर ये बात हमें बता रखी है। सबको क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ गई है। अब एक बात बताओ, जब मैं केस डालने जा रहा हूं तो वो मैजिस्ट्रेट मेरा सुनने लायक है केस या नहीं है, जुरिडिक्शन सही है नहीं है, तो ये भी तो कोई मुझे बताएगा कि मेरा जुरिडिक्शन कोर्ट में कौन सी कोर्ट में पड़ेगा, या जहां पे अपराध हुआ है वही मैजिस्ट्रेट मेरा केस सुनने लायक है, या मैं अपने मैं गांव में जाके अपने मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करूंगा, वो भी सुन सकते हैं मेरी बात या नहीं सुन सकते? या जहां पे अक्यूज का घर है मैं उसकी उन्हीं कोर्ट के पास अपना केस डलवाऊं, ठीक है? इसके बारे में कोई चर्चा करी हुई है? हाँ जी भाई, प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन क्यों नहीं करी, बिल्कुल करिए। चैप्टर नंबर 13 सेक्शन नंबर 177 से 177 से 189 के बारे में एग्जाम में ये भी आता है कि प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन का कौन सा चैप्टर है, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक गवर्न करा हुआ है जुरिडिक्शन का कंसेप्ट सीआरपीसी के मुताबिक। नहीं समझा मेरी बात? चलो अब कोर्ट में आएंगे, विटनेस लोग आएंगे, ट्रायल, अब ट्रायल शुरू हो गया भाई हमारा, हमें कोर्ट भी पता लग गया कौन सी कोर्ट में मेरा ट्रायल चलेगा, मेरा केस कौन सा है, सम्मन केस है, वारंट केस है, कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस है, मेरे को ये भी समझ में आ गया, जुरिडिक्शन में मेरे को समझ में आ गया। अब विटनेस लोग आएंगे अपने अपने, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस लाएगा, डिफेंस काउंसिल अपने विटनेस लाएगा, बिल्कुल लाएंगे। तो विटनेस को समन, अब विटनेस को मैं फोन करके बुलाना चाहूं तो बढ़िया बात है, मेरा विटनेस में फोन कर, भाई यार आजा यार विटनेस, यार प्लीज गवाही दे दे, ठीक है? तो मैं अपना खुद लेके आ जाऊंगा तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। नहीं समझ मेरी बात? बट अगर विटनेस शाना है, मेरे कहने पे आ नहीं रहा है, तो मैं जज साहब को बोलूंगा, जज साहब मेरा एक विटनेस है, वो बड़ा ही अलग तरीके का बंदा है, आप उसको सम्मन करके बुला लीजिए। तो विटनेस को सम्मन करने का वारंट करना, तो चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 61 से 90 के अंदर ये बात बांटी हुई है, ठीक है? अब कुछ विटनेस ऐसे होंगे जो भाई जेल में होंगे, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले का अपना मर्डर हुआ था, उसके लिए मेन सस्पेक्ट किसे बोला जा रहा था? लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई को अगर हमें कोर्ट में बुलाना है एज अ विटनेस के रूप में, बट वो तो यार जेल में है, लेकिन जेल में है तो उसको हम जेल से बाहर निकलवा के कोर्ट में एज अ विटनेस बनवाने के लिए बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, बिल्कुल है। चैप्टर नंबर 22 सेक्शन नंबर 266 से 271 के अंदर ये बातें बता रखी है, हाँ है ना? और अब ये जो विटनेस को बुला रहे हैं, हम क्यों बुला रहे हैं? एविडेंस इकट्ठा करवाने के लिए, एविडेंस केस के लिए, एविडेंस की स्टेज अब आ चुकी है। चैप्टर नंबर 23 सेक्शन नंबर 272 से 299 तक हमारे को एविडेंसेस के बारे में बात करता है, ठीक है? कौन कौन से एविडेंस लेके आओगे, कब लाओगे, कौन पहले लाएगा, कौन बाद में लाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है? और एविडेंस जब रिकॉर्ड हो रहे होंगे एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड होने चाहिए प्रोसिक्यूशन के, और अगर एक्यूज एब्सेंट है या अगर एक्यूज भगोड़ा है, एब्सकॉन्डिंग हो रखा है, तब क्या होगा, आ गया है तब क्या होगा, दोबारा गवाही रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, विटनेसेस की जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज पर्सन जो रिकॉर्ड करवाए गए हैं, दोबारा होगी नहीं होगी। अगर मान ले तो कोई विटनेस मर जाता है और जब गवाही देने के बाद में मरा है, एक्यूज फिर रेस्पॉन्डिंग था, उसके बाद में एक्यूज आ गया, तब क्या होगा? ये सारी कार्रवाई हमारी चैप्टर नंबर 23 सेक्शन नंबर 272 से 299 तक बताई हुई है। क्लियर है मेरी बात? फिर हमारे कुछ जनरल प्रोविजंस हैं इंक्वायरी ट्रायल के, जब टाइम आएगा बताऊंगा चैप्टर नंबर 24 में, कि भैया इसके बारे में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ मैंने चार्ट के अंदर, अभी बताऊंगा इसके बारे में, टाइम बचता है तो, वरना कल तो है ही, हम जिंदाबाद हैं हम तो।
ठीक है। फिर इसके बाद जब सबकी बातें सुनने के बाद कोर्ट अपना ओपिनियन बनाएगा, फिर अपना जजमेंट दे देंगे। जजमेंट है हमारा चैप्टर नंबर 27 सेक्शन 353 से 365 के अंदर। अब जजमेंट आया है तो या तो कन्विक्शन आई होगी या एक्विटल आया होगा, हाँ है ना। अब जजमेंट आया है तो जजमेंट आने के बाद में या तो कन्विक्शन होगी या एक्विटल होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कन्विक्शन होगी या एक्विटल होगा। अब कन्विक्शन हो रही है तो सेंटेंसिंग की स्टेज आएगी। सेंटेंसिंग की स्टेज हमारी चैप्टर नंबर 28 366 से 371। जैसे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन कितनी सजा दे सकते हैं बताओ भाई? डेथ दे सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन? बताओ हाँ या ना। कोर्ट ऑफ सेशन डेथ दे सकते हैं, हाँ या ना। कोर्ट ऑफ सेशन जो है डेथ दे सकते हैं, डेथ, मौत की सजा। अरे हाँ या ना तो बता दो भाई। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ये डेथ की सेंटेंस इनकी एग्जीक्यूट होगी? एकदम नहीं होगी। क्यों? सेक्शन नंबर 366 में बोल रखा है भैया सेंटेंसिंग के लिए आपको पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए होगा। हाई कोर्ट पहले कंफर्म करेगा, उसके बाद ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दी है इसको फिर जब एग्जीक्यूट करा जाएगा, हाँ है ना। ये बात कहां लिखी है 366 में? तो मैंने क्या बोला था, कन्विक्शन तो दे दी, इसके बाद सेंटेंसिंग की स्टेज आती है। ये सेंटेंसिंग की स्टेज का पार्ट है। अब लॉजिकली क्लियर हो रहा है आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? ठीक है। चैप्टर नंबर 28 366 से 371 के अंदर ये बात बता रखी है, ठीक है। और सेंटेंसिंग की और भी अपने प्रोविजन है कि चैप्टर नंबर 32 से लेके के अंदर सेक्शन 413 435 तक। जैसे कि भाई अक्यूज का ना बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है यार जेल में, इसको बाहर रिलीज करो। हालांकि इसे एडमोनिशन भी बोल लो आप एडमोनिशन में भी छोड़ सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक और बात होती है कि जेल में जाने के बाद फिर बंदे को छोड़ना गुड बिहेवियर पे, ये एक बात आती है 413 435 एग्जाम में कम आती है बात ये, बट ये प्रोसीजर का पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मेरे को आपको जज बनाने के लिए तो पढ़ाना है, लेकिन एक अच्छा लॉ मैन, लॉ वुमेन बनाने के लिए भी मेरे को आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप प्रोफेशन से आए हो तो प्रोफेशन से प्यार करना बहुत जरूरी है। मजबूरी में रोज उठ के जीवन कॉपी खेलोगे भाई, कभी हासिल नहीं कर पाओगे जीवन में, समझ गए। आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, उसका जो कैरियर है जाने को बहुत ऊंचा जा सकता है। भाई आपको क्या बताऊं, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं यार एक हियरिंग के वकील लोग। क्यों लेते हैं? वो प्यार करना पड़ेगा आपको अपने प्रोफेशन से। नहीं समझे मेरी बात? तो हाँ वही कॉम्बिनेशन रेम्युनरेशन ये वही होता है रश्मिता जिसके अंदर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस मिनिमम कितनी सेंटेंस दी जा सकती है, मतलब कितने मिनिमम कितनी सजा है? 24 घंटे की, जिसको बोलते हैं टीआरसी। सेक्शन नंबर 354 क्लॉज नंबर 4 आप सीआरपीसी का पढ़ोगे ना, तो यहां पे बोला जाता है, ठीक है, यहां पे बोला जाता है कि ये कम से कम सजा होती है, इसको बोलते हैं टीआरसी। आपसे कोई पूछेगा ना अच्छा बताना हमारे कानून में सबसे कम सजा क्या है, आप बोलोगे टीआरसी। टीआरसी का मतलब टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट। मतलब कि मैं अगर जज हूं, मैं अभी 1 बजे मैंने एक अक्यूज पर्सन को सजा सुनाई है टीआरसी की, इसको जेल में डालो। इसको इसके ऊपर सजा होती है 354 क्लॉज 4 में, डालो इसको जेल में। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरा कोर्ट चलेगा 5 बजे तक चले, 6 बजे तक चले, 7 बजे तक चले, मैं बख्शी खाना में बंद रहूंगा। बख्शी खाना मतलब कोर्ट के अंदर ही जेल होती है, कोर्ट के अंदर ही जेल बनाई हुई होती है। अगर आप कभी कोर्ट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि कोर्ट के अंदर ही अपनी जेल बनी होती है, तो उसको बोलते हैं बख्शी खाना, एक तरह से बख्शी खाना बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो वहां पे बंद करा जाता है टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इसको बोलते हैं मिनिमम पनिशमेंट। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? डेथ सेंटेंस होती है। अब ये डेथ सेंटेंस मतलब, डेथ सेंटेंस मतलब, डेथ मतलब क्या इसके चाकू को मार देंगे बताओ जरा, या इसको जहर पिला देंगे, या फिर इसको कोई इंजेक्शन दे देंगे बताओ? नो, फांसी पे लटकाया जाएगा टिल डेथ, जब तक ये मर नहीं जाता, जब तक हम इसे लटकाए रखेंगे फांसी पे गर्दन से, ठीक है। नेक वर्ड यूज करा हुआ है, हैंग टिल डेथ, हैंग करेंगे, लटकाएंगे इसे जब तक ये मर नहीं जाता, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? सेक्शन नंबर 354 क्लॉज नंबर 5 सीआरपीसी, जिसको बोलते हैं डेथ सेंटेंस। तो आपसे कोई पूछेगा मिनिमम 354 क्लॉज 4, मैक्सिमम 354 क्लॉज 5, दैट्स इट, कंप्लीट। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, टीआरसी, मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम डेथ सेंटेंस। ये पहले भी वही था, अब भी वही है, 50 साल बाद भी यही रहेगा, याद रखना मेरी बात। जितने मर्जी कानून आ जाए यही रहेगा। फिर इसके बाद भाई अक्यूज पर्सन को जेल में चला गया वो, अब अक्यूज पर्सन के पास क्या अधिकार है? अपील का अधिकार है। अब वो अपील में जाएगा चैप्टर नंबर 29 सेक्शन 372 से 394। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्शन दिया तो अपील कहां डलेगी? हाई कोर्ट में डलेगी। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अगर कन्विक्शन दिया तो इसकी अपील कहां डलेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में डलेगी, बात ही खत्म। हाई कोर्ट ने कोई कन्विक्शन दिया तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में लगेगी। डिवीजन बेंच ने अगर कोई अपील दिया तो अपील सुप्रीम कोर्ट में डलती नहीं है वाली, हालांकि वो तुम रिट पिटीशन के थ्रू जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है।
सीपीसी में भी हमने यही चीज पढ़ी थी। तो जो लोग सीपीसी वाले बच्चे थे जिन्होंने पहले मुझसे सीपीसी पढ़ी है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? तो आपको तो आदत है मेरी, सीपीसी वालों को तो समझ में आ रही है बात। सीपीसी भी हमने इंट्रोडक्शन में यही चीजें समझी थी, फिर यही करते करते हमारा पूरा सीपीसी हाथों हाथ समझ में आ गया था हमें। ठीक है। और एक क्वेश्चन एक ये है जो एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी, एक प्रेग्नेंट महिला को डेथ सेंटेंस दी जा सकती है क्या? एक प्रेग्नेंट महिला को डेथ सेंटेंस दी जा सकती है क्या? द आंसर इज नो, एज पर सेक्शन 416 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है। इसकी सजा जो है ना कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में डाल देते हैं। महिला की सजा कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में डाल देते हैं, उम्र कैद में इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेथ की बजाय। ठीक है। चलो जी, चलो चलो चलो। अब कल यार मेरे को रोल ऑफ द पुलिस, देखो रोल ऑफ द पुलिस मैंने कितनी मेहनत से बनाया, आप लोग सोचोगे कि नहीं, बहुत टाइम लगा था मुझे। ये अच्छी राइटिंग लग रहा है ना? रोल ऑफ द पुलिस अच्छी राइटिंग लग रहा है ना? मुझे तो लग रहा है भाई, देखो मुझे तो अच्छी राइटिंग लग रही है इसमें अपनी। ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ही है बट इंपॉर्टेंट है भाई, सारी चीज अच्छी राइटिंग हो या ना हो, चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो बात खत्म। ठीक है, चीज हमारी इंपॉर्टेंट है तो बात खत्म। ठीक है, मैं बताऊं भाई, आपने अगर मेरी ये चार्ट पढ़ी है, 5-6 चार्ट है, देखो छोटे मोटे चार्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये केस भी मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा भाई। देखो अभी मेरे में इतना एनर्जी नहीं है, मैं अब चार्ट जो है पूरा दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा नहीं, यहाँ तक नहीं, कहाँ पर तक पढ़ाया मैंने आपको, कहाँ तक पढ़ाया, कहाँ तक पढ़ाया भाई मैंने तुम्हें? हाँ यहाँ तक पढ़ा दिया ना, पेज नंबर 2 तक पढ़ा दिया है। पेज नंबर 3 से हम कल की क्लास में शुरू करेंगे कि अब पुलिस का रोल चालू होगा। हमारे पूरे सीआरपीसी में पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं, पुलिस के पास क्या क्या रोल हैं, पुलिस के रिगार्डिंग कौन कौन से सेक्शंस हमारे गवर्न होते हैं, ये कल हम डील करेंगे। पुलिस के आ जाने के बाद फिर बेल के प्रोविजंस का क्या क्या काम होता है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कोर्ट्स का क्या क्या रोल है, इसके बारे में जो मैंने आपको कहा नहीं था, जनरल इंक्वायरी वगैरह वाला मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। अच्छे से मतलब राइटिंग बेकार है मेरी ठीक है, बट दिल से बनाया भाई मैंने, ये दिल से बना रखा है आप लोगों को। मैं अभी कहाँ गया भाई, ये माउस परेशान कर रहा है। तो ये वाला प्रोविजन ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, दिल से पढ़ाऊंगा आपको। एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रीलिम्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं बस उतना, जैसे कल मैंने आपको रिवीजन टिप दी थी ना, कैसे पढ़ना है आपको, रिवीजन कैसे करनी है, बस वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बस यहां तक मेरे चार्ट्स हो जाएंगे खत्म, यहां तक मेरे चार्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम अपना एक्चुअल में सीआरपीसी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, छोटा सा चार्ट है तो विक्टिंग का है तो कुछ भी नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने मेरे चार्ट्स पढ़ लिए, सेक्शन 91 में एडवोकेट को परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं सोनिया जी, आप वकील हो, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेक्शन 91 में। अगर आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, जैसा मेरी ये जो एप्लीकेशन है अप्रूव करी जाए, कोर्ट के बाद डिस्कशन होती है ना। ठीक है, कोर्ट के बाद डिस्कशन होती है कि भाई इसको मैं इस एप्लीकेशन को अप्रूव करूं नहीं करूं, डिपेंड करता है ना। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी हमारी ये हमारी डेमो क्लास चल रही है ना, तो तीसरी जब डेमो क्लास खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद मैं रेज हैंड वाला फीचर जो ऑन कर दूंगा। उससे क्या होता है ना कि रेज हैंड फीचर से क्या होता है, आप लोग लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, टाइप नहीं कर सकते, आप मुझे ऑडियो की मदद से अपने डाउट पूछ सकते हो, लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी एक बच्चे ने क्लास के स्टार्टिंग में भी करी भी थी। ठीक है जी, चलो हमारी क्लास का सफर आज यहीं तक था और चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जीवन बड़ा है और हमारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और सीआरपीसी में ऐसे चुटकियों में चीजें बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और याद रखना, जब सीआरपीसी शुरू होगा ना, कंसेप्ट तैयार खत्म होते ही मेंस का टेस्ट होगा तुम लोगों का, तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम भी मैंने डिलीट करा हुआ है, अभी डाल लूंगा, दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फेसबुक पे कर दो, यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे मतलब कमेंट बॉक्स पे कर दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ बस ये आप लोगों के यही शब्द से मेरे को स्माइल आ जाती है फेस पे, और अंदर से भी बहुत फील अच्छा होता है कि जितना मैंने अपना प्रिपरेशन आप लोगों के लिए करके रखी हुई है, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं वसूल हो रही है। ये बस मेरे को एक चीज चाहिए। सर मैसेज को कैसे देखते हैं ऐप पे? सुनील जी थोड़ा टाइम दे दो बस, वो मेरी वो बोर्ड लग जाएगा ना, मैं तब आपको लाइव दिखा पाऊंगा ढंग से। ठीक है, फिर अभी मेरे को सेटिंग बाजी करनी पड़ती है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, ठीक है, साइनिंग ऑफ।